So hello friends, this is chapter number 5, cardiovascular system. This is from General Anatomy from B.D. Chaurasia book, and I am going to do the line by line explanation. So let's start. Cardiovascular system is the transport system of the body through which the nutrients are conveyed to places where these are utilized, and the metabolites, which are waste products, are conveyed to appropriate places from where these are expelled. The conveying medium is a liquid tissue, the blood, which flows in the tubular channels called blood vessels. The circulation is maintained by the central pumping organ called the heart. तो ये तो it's clear to everyone that हार्ट जो है वो हमारा ब्लड सप्लाई करता है सारी पूरी बॉडी में बाय पंपिंग द ब्लड. अब हम इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज़ अ क्लोज सिस्टम ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड टोपोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो यहाँ पे ट्यूब्स, आई थिंक दे आर टॉकिंग अबाउट आर्टरीज एंड वेन्स. यहाँ पे हम देख सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, असेंडिंग एओर्टा, लेफ्ट ऑरिकल में हमारा ये पल्मनरी ट्रंक जा रहा है. तो वी आर अवेयर ऑफ ऑल दिस. So heart is a four-chambered muscular organ which pumps blood to various parts of the body. Each half of the heart has receiving chamber called atrium and the pumping chamber called ventricle. यानी कि atrium में तो receive होता है, जैसे blood आता है and then pump करते हैं उसे पूरी body में या फिर lungs में through the ventricle. Ventricle का contraction pump कर देता है पूरा blood. Now the arteries, these are distributing channels which carry blood away from the heart. arteries जो होती हैं वो away from the heart करती हैं and we know कि ये oxygenated blood करती हैं. except the pulmonary artery, they branch like trees on their way to different parts of the body. branches की तरह ये सारी के सारी body parts में फैली हुई हैं. क्या? arteries. The large arteries are rich in elastic tissue, but as branching progress there is an ever increasing amount of smooth muscles in their walls. ये क्या बोल रहे हैं कि आर्टरीज जो होती हैं, जो लार्ज आर्टरीज होती हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच होती हैं इन इलास्टिक टिश्यू. उनमें बहुत ज़्यादा इलास्टिक टिश्यू होता है. लेकिन जैसे जैसे ब्रांचिंग प्रोग्रेस करती है, यानी 1 से 2 ब्रांच निकली, उन 2 ब्रांच से और 2 ब्रांच निकली, तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती रहती है, अमाउंट ऑफ स्मूथ मसल्स जो होती हैं उनके वॉल्स में वो भी बढ़ती रहती हैं आर्टरीज की वॉल्स में. ठीक है, सो दैट रप्चर जो है हमारा रप्चर नहीं हो, इसीलिए ये स्मूथ मसल्स इसमें और ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती हैं. द माइन्यूट ब्रांचेस विच आर जस्ट विजिबल टू द नेकेड आई और आर्टेरियोल, जो कि हम देख सकते हैं वो उन्हें आर्टेरियोल्स बोल दिया गया है यहाँ पे. एंजियोन इज़ अ ग्रीक वर्ड मीनिंग वेसल. एंजियोन का मतलब क्या है यहाँ पर? वेसल. इट्स वर्ड डेरिवेटिव्स आर एंजियोलॉजी है, जैसे एंजियोग्राफी है. तो इन सारे वर्ड्स में एनजीओ का मतलब इन्होंने बता रखा है वेसल से रिलेटेड है. ये सारे टर्म्स इसमें ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में बोला गया है. नाउ वेन्स, दीज आर ड्रेनिंग चैनल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट. ये बॉडी से लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट डिलीवर करती हैं. लाइक रिवर्स वेन्स आर फाउंड बाय ट्रिब्यूटरीज. इन्होंने इसको मतलब एक तरह से उससे रिलेट कर दिया. द स्मॉल वेन्स वेन यूज जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लार्जर वेन्स विच टर्न यूनाइट टू फॉर्म ग्रेट वेन्स कॉल्ड वेना कावा. स्मॉल वेन्स जो होती हैं वो मिलके एक बड़ी सी वेन बना देती हैं, उसको हमने वेना कावा बोल दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टरीज एंड वेन्स. Now capillaries. These are the network of microscopic vessels which connect arterioles with venules. यानी कि arterioles को और venules को जो connect करती हैं वो network जो है microscopic vessels का, उनको capillaries बोलते हैं. These come in intimate contact with the tissues for free exchange of nutrients and metabolites across their walls between the blood and the tissue fluid. और इन्हीं में capillaries के थ्रू ही ज़्यादातर क्या होता है, फ्री एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबोलाइट्स होता है कैपिलरीज की वॉल से. किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में. ये जो मेटाबोलाइट्स का एक्सचेंज है ये होता है कैपिलरीज के थ्रू. द मेटाबोलाइट्स आर पार्टली ड्रेन्ड बाय द कैपिलरीज एंड पार्टली बाय लिम्फेटिक्स. लिम्फेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे हम. So capillaries are replaced by sinusoids in certain organs like liver and spleen. यानी कि इन्होंने क्या बोला है कि कुछ कुछ ऑर्गन्स में जैसे कि लिवर और स्प्लीन, इन दोनों में कैपिलरीज जो होती हैं वो रिप्लेस कर जाती हैं साइनसॉइड्स से. इनमें साइनसॉइड्स होते हैं. फंक्शनली द ब्लड वेसल्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 5 ग्रुप्स. ब्लड वेसल्स
5 ग्रुप्स में बांटी गई हैं। एक है डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, एक है रेजिस्टेंस वेसल्स, एक्सचेंज वेसल्स, रिजर्वॉयर, शंट्स। तो ये सब आपको देखना है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स में आर्टरीज़ हैं, इनमें आर्टरियोल्स एंड पेरिकार्पली स्फिंक्टर्स। तो ये एक तरह से मतलब कैटेगराइज करी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट आर्टरीज एंड वेन्स। नाउ द टाइप ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के सर्कुलेशंस हैं। वन इज़ द सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकेंड इज़ द पल्मोनरी एंड थर्ड इज़ द पोर्टल। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो ग्रेटर, यानी कि ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप होगा, फिर पूरे के पूरे बॉडी में होके फिर राइट एट्रियम तक आएगा। इधर अभी हम देखते हैं इधर कि यहाँ पर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से होकर, यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल है हमारा, इस लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप हुआ ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। तो ये कौन सा वाला सर्कुलेशन हुआ, ये हो गया आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर बाकी यहाँ पर क्या बोला गया है कि पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी जहाँ पर आएगा हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा, लंग्स। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम, यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया टू द लंग्स, उसके बाद आ गया टू द लेफ्ट एट्रियम। ये कौन सा हो गया आपका पल्मनरी circulation. The blood flows from the right ventricle through the lungs to the left atrium, that is from right to the left side of the heart. ठीक है, और उधर क्या था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। जैसे कि उस वाले में हमारा सिस्टमिक उसमें क्या था कि लेफ्ट से होकर फिर पूरी बॉडी में ऐसे घूमकर राइट साइड में हार्ट के आ गया था ये। ठीक है, बट इसमें क्या हुआ, इसमें आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में, यानी ये था सिस्टमिक सर्कुलेशन जो था वो था फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड से होकर राइट साइड में आ गया था। और इसमें क्या हुआ, पल्मनरी सर्कुलेशन में राइट साइड हार्ट के लेफ्ट साइड में आ गया। एंड नाउ द थर्ड वन इज़ द पोर्टल सर्कुलेशन। इट इज़ द पार्ट ऑफ सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि एक सिस्टमिक सर्कुलेशन का ही पार्ट है जिसके पास बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं। क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक, द ब्लड पासिस थ्रू 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सिस्टमिक वेन। यानी कि सिस्टमिक में क्या था, आपका लेफ्ट साइड से आपका ब्लड जा रहा था ऐसे करके राइट साइड में आ रहा था। ठीक है, तो यही है आपका पोर्टल सर्कुलेशन में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा कि 2 सेट्स ऑफ कैपिलरीज में आएगा बिफोर ड्रेनिंग इनटू द सिस्टमिक वेन, यानी कि यहाँ पे जाएगा, फिर ये वेन्स में जाने से पहले 2 तरह की कैपिलरीज से होता हुआ आएगा। Only that is the difference. The vein draining the first capillary network is known as portal vein, which branches like an artery to form second set of capillaries or sinusoids. यानी कि पहले तो वेन जाएगी, वेन ड्रेनिंग द फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क जिसको हम पोर्टल वेन बोलेंगे। फिर उसके बाद जो है वो ब्रांचेस में डिफ़र कर जाएगी, तो उन ब्रांचेस से वो सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज में जाएगी। उस सेकंड सेट ऑफ कैपिलरीज को आपने साइनोसॉइड्स बोला है। ठीक है, तो वो साइनोसॉइड्स होगी। एग्जाम्पल क्या है इसके, हेपेटिक पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सर्कुलेशन और रेनल पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो पोर्टल सर्कुलेशन हमें शायद यहाँ पे दिखा भी है कि यहाँ पर हम जीआई ट्रैक्ट में से होता हुआ, फिर ये पोर्टल वेन है, फिर यहाँ पर लिवर से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, 3 तरह के हैं। नाउ वी कम टू द आर्टरीज। आर्टरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू फाइंड इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड। ठीक है, इनकी वॉल जो होती हैं थिक होती हैं एज कम्पेयर टू वेन्स, except for the arteries except for the arteries within the cranium and vertebral canal where these are thin। यानी कि जो क्रेनियल आर्टरीज हैं और वर्टिब्रल कैनाल में है, जो ब्रेन क्रेनियल यानी कि ब्रेन साइड में स्कल में जो आर्टरीज हैं उधर जो मतलब हैं वहाँ पर
थिन वॉल्ड आर्टरीज हैं, बाकी सब में थिक वॉल्ड है लेकिन यहाँ पर थिन वॉल्ड आर्टरीज हैं, वर्टेब्रल कैनाल में भी। देयर लिमन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अकम्पनिंग वेन्स। लिमन स्मॉलर क्यों होगा? जब वॉल मोटी होगी तो लिमन जो है आपका ये स्मॉलर ही होगा, ठीक है। Arteries have no valves. An artery is usually accompanied by veins and nerves, and the three of them together form the neurovascular bundle, which is surrounded by and supported by the fibroareolar sheath. यानी कि अगर आपकी arteries, veins और क्या बोलते हैं नर्व्स ये सब साथ में आ जाएंगी तो इसको आप न्यूरोवेस्कुलर बंडल बोलेंगे। ये पूरा क्या है? न्यूरोवेस्कुलर बंडल, जो कि सराउंडेड एंड सपोर्टेड होता है फाइब्रोएरियोलर शीथ से, ठीक है। उसको सराउंड क्या कर रही है? फाइब्रोएरियोलर शीथ। अब टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड स्ट्रक्चर। अब कुछ तरह की आर्टरीज होती हैं, कुछ होती हैं लार्ज आर्टरीज ऑफ इलास्टिक टाइप, कुछ होती हैं मीडियम एंड स्मॉल आर्टरीज ऑफ मस्कुलर टाइप, फिर होती हैं स्मॉलेस्ट आर्टरीज ऑफ मस्कुलर टाइप जिनको आर्टरियोल्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब ये लार्ज आर्टरीज की बात अगर हम करें तो इसमें एग्जाम्पल आ जाता है आपका एओर्टा, विच इज़ अ लार्ज आर्टरी, और इसकी कुछ ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे ब्रांचेस के नाम दिए हुए हैं। एक है ब्रैकियोसेफेलिक, एक है कॉमन कैरोटिड, एक है सबक्लेविकन एंड कॉमन इलियाक। ये जो है ये सारी ब्रांचेस हैं एओर्टा की, और ये सब भी लार्ज आर्टरीज ऑफ इलास्टिक टाइप में आती हैं। एंड द पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज भी सारी की सारी जो है हमारी लार्ज है। नाउ मीडियम एंड स्मॉल आर्टरीज ऑफ मस्कुलर टाइप, ये थोड़ी मस्कुलर टाइप की होती हैं और मीडियम और स्मॉल होती हैं, जैसे कि एग्जांपल टेम्पोरल, ऑसिपिटल, रेडियल, पॉप्लिशियल, ठीक है। फिर आपकी ये स्मॉलेस्ट आर्टरीज आ गई ऑफ मस्कुलर टाइप, दीज आर कॉल्ड आर्टरियोल्स, दे मेजर 50 to 100 माइक्रोन इन डायमीटर, ठीक है। ये आपकी स्मॉलेस्ट वाली टाइप की आ गई मस्कुलर आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स डिवाइड इनटू टर्मिनल आर्टरियोल्स विद डायमीटर ऑफ 15 to 20 माइक्रोन, यानी कि जब आर्टरियोल्स डिवाइड करते हैं टर्मिनल वाले, यानी मान लो ये टर्मिनल है तो इसकी बहुत छोटी डायमीटर है, सोचो इसकी 50 to 100 थी, फिर इसकी एक तरह से 15 to 20 डायमीटर हो गई। एंड हैविंग 1 or 2 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल इन देयर वॉल्स, और इनके पास स्मूथ मसल, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जितने ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं उतना स्मूथ मसल्स का अमाउंट बढ़ता जाता है आर्टरीज की वॉल्स में, तो यहाँ पे 1 to 2 layers of smooth muscle हैं इनकी वॉल्स में। The side branches form the terminal arterioles called the मेटा आर्टरियोल्स। मेटा आर्टरियोल्स जो होती हैं वो उसके साइड ब्रांचेस, जिसके यहाँ पे एग्जांपल दिया है मेटा आर्टरियोल्स का, ये रही आपकी मेटा आर्टरियोल। तो इनके पास क्या होता है? विच मेजर 10 to 15 माइक्रोन एट द ओरिजिन, अबाउट 5 माइक्रोन एट द टर्मिनेशन। The terminal narrow end of the meta arteriole is surrounded by pericarpillary sphincter। ये आ गया आपका pericarpillary sphincter, ठीक है। ये जो है मेटा आर्टरियोल सराउंडेड बाय पेरिकार्पिलरी स्फिंक्टर विच रेगुलेट्स द ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी बेड, यानी स्फिंक्टर ही कंट्रोल करेगा इसका ब्लड फ्लो, ठीक है। स्फिंक्टर जो होते हैं ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें आर्टरीज में क्या है, मेटा आर्टरियोल्स के जो एंड में पाया जाता है पेरिकार्पिलरी स्फिंक्टर, वही रेगुलेट करता है ब्लड फ्लो इनटू द कैपिलरी बेड। ये आपकी कैपिलरीज आ गई ना, इसमें यही रेगुलेट करेगा। It is important to know the muscular arterioles are responsible for generating the peripheral resistance and thereby for regulating the diastolic pressure। यानी कि जो हमारी muscular arterioles जिनके बारे में हमने पढ़ा, कौन सी थी muscular type? मीडियम एंड स्मॉल, या मतलब मस्कुलर जो आर्टरियोल्स हैं आपकी वही रिस्पॉन्सिबल करती हैं जनरेटिंग द पेरिफेरल रेजिस्टेंस एंड देयर बाय फॉर रेगुलेटिंग द डायस्टोलिक प्रेशर। ये रेगुलेट करती हैं डायस्टोलिक प्रेशर जो कि हमारे हार्ट में होता है व्हेन इट्स अ टाइम टू पम्प। अब माइक्रोस्कोपिकली ऑल द आर्टरीज आर मेड अप ऑफ 3 कोट्स। अब ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको आर्टरीज का स्ट्रक्चर पूरा बताया गया है कि इसमें 3 कोट्स होते हैं, ठीक है। 3 कोट्स हैं यहाँ पे आर्टरीज के। ये देखो, ये हो गया पहला वाला, ये हो गया दूसरा, ये छोटा सा हम बना देंगे फर्स्ट लेयर, ओके। तो इसमें 3 लेयर्स होती हैं, वो 3 लेयर हम डिस्क्राइब करेंगे। सो द इनर मोस्ट लेयर, जो कि इनर
कोट है, इसका क्या है, ट्यूनिका इंटिमा। आप इसमें भी देख सकते हैं, दिस इज द ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है। ये जो अंदर वाली है ये ट्यूनिका इंटिमा हो गई। फिर द सेकेंड कोट, ये कौन सा कोट आ गया, ये आ गया ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया आ गया ये आप देख सकते हैं, डार्क पैच इसका दिख रहा है। द मिडिल कोट इज द ट्यूनिका मीडिया एंड द आउटर कोट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ये लास्ट वाली जो है, ये सब जो है ये पूरी ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल द कोट्स एंड मर्जेस विद द पेरीवास्कुलर शीथ। The relative thickness of the cords and the relative proportion of the muscular elastic fibrous tissue vary in different types of arteries, यानी different types of arteries में इनकी thickness different होगी, इनका सब कुछ different होगा। फिर ये कुछ lymphatic vessels और veins आ गए आसपास। Now the blood supply of arteries. The large arteries are supplied with blood vessels. जो large arteries हैं आपकी वो blood vessels से supply होती हैं। The nutrient vessels called the vasa vasorum. So the nutrient vessels called vasa vasorum form a dense capillary network in the tunica adventitia। यानी कि जो vasa vasorum है ये एक न्यूट्रिएंट वेसल्स होती हैं जो कि हमारी डेंस कैपिलरीज बना देती हैं इन ट्यूनिका एडवेंटिशिया। मान लो ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया वाली लेयर है, यहाँ पर बहुत सारी डेंस कैपिलरीज का नेटवर्क होगा, इसको हम बोल देंगे अपना वैसा वेसोरम। ये क्या करेगी, ये सप्लाई करेगी द एडवेंटिशिया, यानी ट्यूनिका एडवेंटिशिया हमारा जिसमें ये कैपिलरीज ऑलरेडी हैं, एंड द आउटर पार्ट ऑफ ट्यूनिका मीडिया, यानी ये हमारा ट्यूनिका मीडिया था, इसका आउटर पार्ट सिर्फ इतना इतना पार्ट, और ये पूरी की पूरी जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ये ट्यूनिका मीडिया का आउटर पार्ट, इसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अब क्या बचा, अंदर का हमारा ये बचा दिस पार्ट, इनर पार्ट ऑफ दिस ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटिमा, इसको कौन न्यूट्रिशन देगा, तो यहाँ पर लिखा है द रेस्ट ऑफ द वेजल वॉल इंटिमा प्लस इनर पार्ट ऑफ द मीडिया इज नरिश्ड डायरेक्टली बाय डिफ्यूजन फ्रॉम द लिमिनल ब्लड। अब इसके अंदर जो हमारा ब्लड, यानी ये आर्टरीज के अंदर से जो ब्लड फ्लो करेगा तो यही डिफ्यूज़ कर देगा ट्यूनिका इंटिमा में भी न्यूट्रिशन और मीडियल ट्यूनिका मीडिया का इनर पार्ट में, ठीक है, और आउटर पार्ट ट्यूनिका मीडिया का और ट्यूनिका एडवेंटिशिया को वैसा वेसोरम से न्यूट्रिशन मिले। Minute veins accompanying the arteries drain the blood from the outer part of the arterial wall. लिम्फेटिक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एडवेंटिशिया, यानी कुछ लिम्फेटिक होंगी, कुछ वेन्स होंगी जो कि मतलब आउटर पार्ट में होंगी आर्टरी के वॉल की, तो मतलब वो भी कुछ थोड़ा बहुत ब्लड और कुछ जो है ड्रेन कर देती हैं इन द आर्टरीज। नाउ palpable arteries. Palpable arteries. Palpable arteries. Some arteries can be palpated through the skin. These are common: carotid, facial, brachial, radial, abdominal, aorta, femoral, posterior tibial and dorsalis pedis. यानी ये जो आर्टरीज़ हैं, कुछ आर्टरीज जो होती हैं हमें स्किन के थ्रू भी दिख जाएंगी, मतलब पैल्पेशंस इसकी दिख जाती हैं, हिलता हुआ आपको ना ऐसे ब्लड वेजल्स दिखेंगे कि ये ब्लड वेजल्स थोड़ा सा पैल्पेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी नेक के नीचे दिखेगा, और जैसे कि डोर्सालिस पीडिस ये आपकी पैर में दिखेगा, तो ये जो आर्टरीज़ होती हैं पैल्पेटिंग आर्टरीज़, पैल्पेबल आर्टरीज़ होती हैं ये, क्योंकि बाहर से ही हम स्किन में ही देख सकते हैं इनको पैल्पेट करते हुए। तो ये कुछ कॉमन पैल्पेबल आर्टरीज हैं, यू हैव टू लर्न द नेम्स: कैरोटिड, फेशियल, ब्रेकियल, रेडियल, एब्डोमिनल एओर्टा, फीमरल, पोस्टीरियर टिबियल एंड डोर्सालिस पीडस, ठीक है। सो इनकी लोकेशंस देख लेते हैं इन द फिगर। ये आ गई आपकी कॉमन कैरोटिड, ये दिखती है अक्सर, और स्पेशली इन द ओल्डर जो एजड पीपल होते हैं, तो आप देखना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ पर बहुत ज़्यादा उनका अलग से ही पूरी पैल्पेबल आर्टरी पूरी अच्छे से दिखती है। ब्रेकियल आर्टरी भी पैल्पेट करती है, रेडियल आर्टरी एंड दिस डोर्सालिस पीडस आर्टरी ऑल्सो, और ये इंडिकेशन भी बता देती है डायबिटीज़, फॉर द डायबिटीज़ पेशेंट्स का। ये है पोस्टीरियर टिबियल, ये है पॉप्लीटियल, फीमरल, एब्डोमिना, एओर्टा। सो दीज आर, ये वो आर्टरीज़ हैं जो कि पैल्पेट करती हैं, ठीक है, स्किन के थ्रू भी इनका पैल्पेशन जो होता है वो दिख जाता है कभी कभी। नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ द आर्टरीज, ओके। सो नर्व सप्लाई ऑफ द आर्टरीज देख लेते हैं। द नर्व सप्लाइंग एन आर्टरी आर कॉल्ड नर्वाई वेस्कुलरिस।
जो कि नर्व सप्लाई आर्टरीज में होता है उसे नर्वा वेस्कुलरिस बोला जाता है। द नर्व्स आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स। सो नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स मीन्स जिसके मतलब जो न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीथ जो होती है, सी माइलिन शीथ ये नहीं होती है, ठीक है। तो दीज आर नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स विच आर वैसोकंस्ट्रिक्टेड इन फंक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्टर मीन्स जो दैट हेल्प्स टू नैरो द ब्लड वेसल्स, लाइक अगर इतनी है तो उसे नैरो करने में हेल्प करती है, दैट इज़ वॉट इज़ वैसोकंस्ट्रिक्टर है। सो द नर्व्स आर मोस्टली नॉन माइलिनेटेड, जो कि आर्टरी किसकी बात हो रही है, इन वाली नर्व्स की जो आर्टरीज को सप्लाई करती है, नर्वाए वेस्कुलरिस की बात हो रही है। क्या है नर्वाए वेस्कुलरिस? ये नॉन माइलिनेटेड सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं एंड दीज आर वैसोकंस्ट्रिक्टर इन फंक्शन, नैरो करने में हेल्प कर। अ फ्यू फाइबर्स आर माइलिनेटेड, कुछ माइलिनेटेड भी होते हैं एंड आर बिलीव टू बी सेंसरी टू द आउटर एंड द इनर कोट्स ऑफ द आर्टरीज, और ये सेंसिटिव होते हैं टूवर्ड्स द आउटर कोट यानी एडवेंटिशिया और इनर कोट इंटिमा, ठीक है। वेजोडाइलेटर इनोवेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फॉलोइंग साइट्स, मीन्स जो वेसोडाइलेटर इनोवेशन है वो सिर्फ इन जगहों पे होगा, यानी बाकी सारी जगहों पे वेसो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है। तो कहाँ कहाँ होता है? द स्केलेटल मसल वेजल्स आर डायलेटेड बाय कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स। कोलिनर्जिक सिंपैथेटिक नर्व्स जो हैं वो स्केलेटल मसल्स में डायलेशन करवाती हैं, ठीक है। द एक्सोक्रीन ग्लैंड वेजल्स आर डायलेटेड ऑन पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में भी की जो वेजल्स होती हैं वहाँ पर भी वेजोडाइलेशन होता है थ्रू पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। द क्यूटेनियस वेसल्स आर डायलेटेड लोकली टू प्रोड्यूस द फ्लेयर और रेडनेस आफ्टर एन इंजरी, यानी कि क्यूटेनियस वेसल्स जहाँ पे मतलब सेंसरी वेसल्स होती हैं या इन द स्किन या कहीं पे भी होती हैं जहाँ पर पेन और टच सेंसिटिविटी होती है, तो दीज आर डायलेटेड ऑल्सो। जब इंजरी होती है तो रेडनेस क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे क्यूटेनियस वेसल्स को डायलेट कर दिया जाता है। द वेजोडाइलेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एफरेंट इम्पल्सेस इन द क्यूटेनियस नर्व्स, यानी क्यूटेनियस नर्व्स जो है, मान लो कि हमारी क्यूटेनियस नर्व्स यहाँ पे एफरेंट इम्पल्सेस होते हैं। एफरेंट इम्पल्स यानी कि जो जहाँ पर साइट है वहाँ से वो ब्रेन को सिग्नल जो जाता है उसे हमने एफरेंट पाथवे पढ़ा है, तो वहाँ पे एफरेंट सिग्नल्स चले जाते हैं, फिर जो कि एंटीडोमिकली इन द कोलेटरल्स टू द ब्लड वेजल्स एक्सन रिफ्लेक्स, फिर उससे जो एक्शन आता है तो उसकी वजह से वहाँ पे वेजोडाइलेशन हो जाता है। मतलब ये इन्होंने बस वेजोडाइलेशन समझाया है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ ये जगह है जहाँ पे वेजोडाइलेशन होता है, ठीक है। नाउ वी कम टू द वेन्स विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारी आर्टरीज का था, ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है सब कुछ। नाउ वील कम टू द वेन्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वेन्स आर थिन वॉल्ड, वेन्स क्या है हमारी? थिन वॉल्ड है, बीइंग थिनर देन द आर्टरीज, ठीक है। इनकी वॉल कैसी होती है? थिन होती है। वॉल थिन तो लिमेन इनका बहुत ज़्यादा होता है, द लिमेन इज लार्जर देन दैट ऑफ द accompanying arteries. Veins have valves which maintain the unidirectional flow of the blood even against the cavity, यानी वेन्स में जो होंगे एक वेल्व होंगे जो कि कवर करेंगे, जैसे मतलब ये है। फिर यूनिडायरेक्शनल फ्लो, जैसे यहाँ से ब्लड अब ऊपर चला गया तो दीज विल क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे वेल्स होते हैं। सिंस द वीनस प्रेशर इज़ लो द वेल्स आर ऑफ अटमोस्ट वैल्यू इन द वीनस रिटर्न। इनका प्रेशर लो होता है इसलिए वेल्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, नहीं तो वीनस रिटर्न हो जाएगा। However, the valves are absent in veins less than 2 millimeter of diameter, छोटे diameter वाली veins में, in the venica vein, hepatic, renal, uterine, ovarian, cerebral, spinal, pulmonary and umbilical veins में। The muscular and elastic tissue content of the venous walls is much less than that of the arteries. मस्कुलो इलास्टिक टिश्यू कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा कम होता है आर्टरीज के मुकाबले में। दिस इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द लो वीनस प्रेशर, दैट इज़ वाई लो वीनस प्रेशर होता है वेन्स में। Large veins have dead space around them for their dilation during increased venous return. The dead space commonly contains the regional lymph nodes. तो large veins जो होती हैं जिनमें उनमें क्या पाया जाता है? dead space पाया जाता है। What is this? This is the dead space around them. उनके डायलेशन के लिए, जिसमें कॉमनली क्या होता है? आपके लिम्फ नोड्स होंगे, लिम्फ नोड्स होते हैं और अदर आर्टरीज वगैरह अटैच होती हैं, तो इनके अराउंड में क्या होगा? आपका डेड स्पेस होती है इन लार्ज वेन्स में। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन्स, दीज वेन्स आर मेड अप ऑफ यूजुअल 3 कोर्ट्स विच आर फाउंड इन द आर्टरीज। वही 3
कोट्स की होती है, बट दीज आर इल डिफाइन, यानी कि क्योंकि ये पतली होती है ना वॉल, तो ये जो बहुत पतली पतली सी लेयर्स हो जाती हैं तो डिफाइन नहीं कर सकते उन्हें, थोड़ा इल डिफाइंड सी होती हैं। एंड द मसल एंड द इलास्टिक टिश्यू कंटेंट इज ऑल्सो पुअर, जैसे हमने अभी देखा। In poorly developed tunica media, the amount of collagen fiber is more than the elastic and muscle fibers. तो tunica media में collagen fibers जो हैं वो ज़्यादा होते हैं rather than the muscle and the elastic fibers. The adventitia is the thickest. उसमें भी हमारी adventitia thickest है, तो उसमें भी best developed adventitia है. The smooth muscle is altogether absent. इनमें smooth muscles तो absent ही हैं एक तरह से, किस चीज़ में, veins में. इन द वेन्स ऑफ मेटर्नल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, अच्छा, यानी कि स्मूथ मसल किस किस उसमें एब्सेंट है, कौन सी वेन्स में, इन द वेन्स ऑफ मेटर्नल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। मेटर्नल पार्ट जो होता है प्लेसेंटा का, जो मदर के उससे अटैच होता है, उसमें वेन्स जो होती हैं उसमें स्मूथ मसल जो है वो ज़्यादातर एब्सेंट होती हैं। इन क्रेनियल वीनस साइनसेस एंड प्लायल वेन्स, इन द रेटाइनल वेन्स, इन द वेन्स ऑफ द कैंसलस बोन्स जो इधर की साइड में होती है, इन द वेनस स्पेसेस ऑफ कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, यहाँ हमारी वेन्स में जो स्मूथ मसल होती है वो एब्सेंट ही होती है। नाउ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें डिफरेंस दिखाया गया है बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, और ये अवे फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये टूवर्ड्स द हार्ट एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है ये आपकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाती है फ्रॉम द लंग्स, और इसमें क्या है, पल्मोनरी वेन्स में आपका ऑक्सीजनेटेड है, जबकि ये डीऑक्सीनेटेड हो जाते हैं वेन्स। So arteries, these are mostly deeply situated in the body. Arteries जो होती हैं वो ज़्यादातर गहराई में ही होती हैं. These are superficial and deep in location. और ये जो होती हैं veins जो होती हैं वो आपकी superficial होती हैं mostly, ठीक है, और deep भी हो सकती हैं ये. Now arteries, these are thick-walled, highly muscular except arteries of cranium and vertebral column. जो हमने पढ़ा था कि cranium और vertebral column की thin होती हैं, इतनी thick नहीं होती हैं arteries. और veins क्या होती हैं? These are thin-walled. That is when का lumen क्या होता है? These possess wide lumen. और arteries में these possess a narrow lumen. वेल्स आर्टरीज़ में एब्सेंट होते हैं क्योंकि उसका लिमिट छोटा, तो प्रेशर अच्छा खासा होता है. तो वेल्स आर एब्सेंट विच प्रोवाइड यूनिडायरेक्शनल फ्लो. वेल्स आर प्रेजेंट, यस. इसमें वेन्स में जो क्या है, वेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड जो होता है इंश्योर करते हैं वेल्स. दीज आर रेडिश इन कलर, दीज आर ब्लूइश इन कलर. These shows purity movement of blood giving pulse. These show sluggish movement of the blood. ये एक मतलब जल्दी वाला जो मूवमेंट होता है ना उसको यहाँ पे बोला गया है, जिससे क्या हमें मिलता है, पल्स मिलता है एक तरह से. इतनी तेज़ जो होता है ब्लड जाता है, इसमें थोड़ा स्लगिश सा मूवमेंट होता है वेन्स में. नाउ ब्लड इन आर्टरीज मूव विद प्रेशर से मूव करते हैं. ब्लड इन वेन्स मूव अंडर वेरी लो प्रेशर, एंड दैट इज़ वाई, मतलब हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होता है इसलिए ही ज़्यादा पल्स मिल जाता है. आर्टरीज एम्प्टी अप एट द टाइम ऑफ डेथ, वेन्स गेट फिल्ड अप एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है. सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जो कि आर्टरीज में था और वेन्स में आ गया एट द टाइम ऑफ डेथ. If arterial wall is injured, the blood comes out like a fountain in the large area all around the artery. अगर आर्टरी इंजर हो गई तो ब्लड बिल्कुल एकदम फुवारे की तरह जो है निकल के आ जाता है. If venous wall is injured, blood comes out, collects in a pool in a small area around vein. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर से जा रहा है, तो एक छोटा सा भी वो रप्चर अगर हुआ तो बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होने के चांसेस हैं और इसमें कम होता है, ठीक है. नाउ द ब्लड एंड नर्व सप्लाई ऑफ वेन्स, हमने आर्टरीज का पढ़ा था, अब नाउ वील कम टू द वेन्स. इन लार्जर वेन्स लाइक द आर्टरीज आर सप्लाइड विद द न्यूट्रिएंट वेसल्स कॉल्ड वैसा वेसोरम. हमने आर्टरीज में पढ़ा था कि वैसा वेसोरम जो है वो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट. तो इन लार्जर वेन्स में भी, जो बड़ी वेन्स होती हैं वहाँ पर भी यही चीज़ सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स. बट इन वेन्स द वेसल्स में पेनिट्रेट अप टू द इंटिमा.
जैसे उसमें हमने पढ़ा था दैट हमारा ट्यूनिका मीडिया के आउटर पार्ट और ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहाँ से प्रोवाइड करती थी न्यूट्रिएंट्स वैसा वेसोरम, और अंदर इंटिमा में जो होता था वो ब्लड के थ्रू ही होता था, इससे नहीं होता था। बट इन वेन्स एक तो उसकी लेयर्स बहुत पतली पतली हैं, ऊपर से द लो वेनस प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से उसमें पूरा इंटिमा तक ही वैसा वेसोरम ही क्या करेगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है। किस में? इन वेन्स। नर्व्स ऑल्सो आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द वेन्स इन सेम मैनर एज टू द आर्टरीज बट आर फ्यूअर इन नंबर। इसमें नर्व्स भी बहुत ज़्यादा कम रहती हैं। Now the factors helping in venous return: overflow from the capillaries pushed from behind by the arteries, यानी कि जैसे मतलब आर्टरीज, ये कैपिलरीज के थ्रू ये आर्टरीज से ब्लड आया, ठीक है, और ये वेन्स है, तो जब आर्टरीज से ब्लड ज़्यादा सा ओवरफ्लो होगा तो वेन्स में एक अलग ही पुश लगेगा जो कि वीनस रिटर्न में हेल्प करता है। नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर सक द ब्लड इनटू द हार्ट फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी। अब नेगेटिव प्रेशर होगा आपका, इंट्राथोरेसिक प्रेशर जो है यानी लो प्रेशर होगा, तो बॉडी क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वो करेगी, तो उससे होगा। नाउ द ग्रेविटी हेल्प्स इन वीनस रिटर्न इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टीरियल पल्सेशंस प्रेस ऑन द वेन communicates intermittently and drive the venous blood towards the heart. Venous valves prevent any regurgitation ऑफ द ल्यूमिनल ब्लड, यानी कि ये वेल्व जो होते हैं ये भी बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, एकदम से बंद हो जाते हैं जैसे ब्लड ऊपर चला जाता है, तो दीज वेल्व्स जो वेन्स में होते हैं वो भी क्लोज अप हो जाते हैं। नाउ वी कैन सी द ओपन वेल्व, ये है, अब ये बंद हो जाएगा, दोनों नीचे आ जाएंगे, जब ये ब्लड ऊपर चल जाएगा तो ये बंद हो जाएगा। एंड वी हैव द मसल पंप एंड क्लोज वीनस वेल्व, मसल पंप जो है उससे ये क्लोज हो गया, तो ये ऑल दीज फैक्टर्स जो हैं ये सब हेल्प करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शंस आ गए, जैसे इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, प्रेस करेंगे ऑन वेन्स फ्रॉम वेरी इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ वेनस रिटर्न। दिस बिकम स्टिल मोर इफेक्टिव विद इन द टाइट स्लीव ऑफ द डीप फेशिया एज सीन द लोअर लिम्स। मतलब इसमें बस यही है कि मसल पम्प भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वीनस रिटर्न के लिए, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मसल पम्प हुई तो सो दैट द ब्लड जो है वो बैक फ्लो नहीं करे। नाउ कैपिलरीज, एंड आई थिंक कैपिलरीज के बारे में हमने थोड़ा बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, तो आई थिंक वी शुड लीव फॉर नाउ। लेट्स कम टू द एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस, अ प्री कार्पिलरी, ओ सॉरी दिस इज प्री कैपिलरी, और शायद मैंने पीछे भी इसे मिसप्रोनाउंस कर दिया था, प्री कैपिलरी, ओके, तो ये कभी कभी हो जाता है। The pre-capillary or post-capillary communication between the neighboring vessels is called anastomosis, यानी कि pre-capillary, ये कैपिलरी मान लो एक है, ठीक है ना, दिस इज मान लो यहाँ से, चलो यहाँ से आ रहा है ब्लड, ठीक है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, तो दिस इज द प्री कैपिलरी एंड दिस वुड बी पोस्ट कैपिलरी, ठीक है। The pre-capillary or post-capillary communication between the neighboring vessels is called anastomosis. Circulation through the anastomosis is called collateral circulation. एनास्टोमोसिस से जो आपका सर्कुलेशन हो रहा है उसको कोलेट्रल सर्कुलेशन बोला जाता है। टाइप्स कैसे होते हैं इसके? आर्टेरियल एनास्टोमोसिस होता है, इज़ द कम्युनिकेशन बिटवीन द आर्टरीज और ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज, इट मे बी एक्चुअल और पोटेंशियल। In actual arterial anastomosis, the arteries meet end to end. For example, palmar arches, plantar arch, circle villus, intestinal arcades, labial branches of facial arteries. इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें हमारा यही वाला जो है प्रोसेस काम कर रहा है कि मतलब इसमें एंड टू एंड आपका आर्टरीज़ के जो है मीट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पाल्मर आर्चेस हमें यहाँ पे दिया भी गया था, डीप पाल्मर आर्चेस, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर से ही होकर यहाँ पे ये इस टाइप के एनास्टोमोसिस कौन से बोलते हैं, एक्चुअल। Potential arterial anastomosis, the communication takes place between the terminal arterioles. Such communications can dilate only gradually. For इसमें टर्मिनल आर्टेरियोल जो होती हैं ज़्यादातर टर्मिनल जो टर्मिनेट कर जाती हैं लास्ट वाली ब्रांच यानी कि
इसमें एग्जाम्पल दिया गया होगा, तो उसमें मतलब होता है ये सच कम्युनिकेशन कैन डायलेट ओनली ग्रेजुअली फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन देयरफॉर और on sudden occlusion of main artery the anastomosis may fail to compensate the loss. Examples are seen in coronary arteries and the cortical branches of cerebral arteries. यहाँ पर दिया भी गया है ये कोरोनरल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, बिल्कुल मतलब इसका अपोजिट होगा। Now the venous anastomosis is the communication between the veins or tributaries of veins. For example, इसमें मतलब anastomosis क्या है, सिर्फ एक कनेक्शन बताया गया है। अब कुछ पास वाले कनेक्शन, कुछ दूर वाले, कुछ आर्टरीज से रिलेटेड, कुछ वेन्स से रिलेटेड। तो इसमें क्या हो गया, बस ये वेन्स का कम्युनिकेशन हो गया। For example, dorsal venous arches of hand and foot. Now we have the आर्टीरियो वीनस एनास्टोमोसिस, जिसे हम शंट भी बोलते हैं। अब इसमें हमारा आर्टरीज भी आ गई और वेन्स भी आ गई। इज द कम्युनिकेशन बिटवीन आर्टरी एंड अ वेन। इट सर्व्स एज अ फंक्शन ऑफ फेजिक एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन। व्हेन द ऑर्गन इज एक्टिव दीज शंट्स आर क्लोज्ड एंड द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द कैपिलरीज। जब ऑर्गन एक्टिव होगा तो ये शंट क्लोज कर जाएंगे एंड द ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द कैपिलरीज, ठीक है। However, when the organ is at rest, the blood bypasses the capillary bed and is shunted back through the arteriovenous anastomosis. जब रेस्ट पे होगा ऑर्गन तो वही बता रहे हैं कि ब्लड फ्लो फिर स्टार्ट हो जाएगा। The shunt vessel may be straight or coiled, possess thick muscular coat and is under influence of sympathetic system. फिगर 5.11 ये हमें दिखा दिया। AV शंट, यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्टरीज और वेन्स दोनों कंबाइन है, ठीक है। तो ये इस टाइप से बस ये है। नाउ दिस इज like, so let us come to the applied anatomy of cardiovascular system, ठीक है। तो the blood pressure is the arterial pressure exerted by the blood on the arterial walls. जो प्रेशर ब्लड एक्सर्ट करता है आर्टरीज में फ्लो होते टाइम आर्टरीज की वॉल्स पे, तो वो जो प्रेशर होता है ना, जैसे कि आर्टरी की यहाँ पर दी हुई है, तो ये जो प्रेशर लेगा दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ ब्लड प्रेशर। द मैक्सिमम प्रेशर ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। The minimum pressure during the ventricular diastole is called diastolic pressure. Systolic pressure is generated by the force of contraction of the heart. देखो जब ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू, जो लास्ट वाला जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है जिससे पूरा ब्लड बॉडी में जाता है, वही बेसिकली सबसे हाई होता है और वही सिस्टोलिक प्रेशर कराया जाता है, ठीक है। The heart has to pump the blood against the diastolic pressure which is the direct load on heart. Normally the blood pressure is roughly, अब देखो ये रफली आपका एवरेज बता दिया इन्होंने 120/80, जिसमें 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्योंकि डायस्टोलिक लो प्रेशर होता है तो वो 80 है, ठीक है। तो अब इन्होंने देखो रेंज बता दी सिस्टोलिक प्रेशर की 110 to 130 एंड डायस्टोलिक की 70 to 80। इससे ज़्यादा इससे कम तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड पल्स प्रेशर, उसको पल्स प्रेशर बोल दिया। नाउ लेट अस कम टू दिस हेमरेज। तो इसको क्या बोला जाता है, ब्लीडिंग इन सिंपल टर्म्स इज द ऑब्वियस रिजल्ट ऑफ द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। भाई रप्चर होगा ब्लड वेसल्स का तभी तो ब्लड निकलेगा, क्योंकि ब्लड तो अपना सारे वेसल्स में ही फ्लो कर रहा है, ऐसे खुला तो मतलब कहीं पे है नहीं। तो वीनस हेमरेज कॉजेज ऊजिंग ऑफ द ब्लड, आर्टीरियल कॉजेज द स्पॉटिंग। ये हमने पहले भी पढ़ रखा था कि जब आर्टरीज में होता है, क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है तो एकदम से बिल्कुल लाइक अ फाउंटेन ब्लड निकल के आता है, वेराज वेन्स में एक पूल क्रिएट कर लेता है अपने आउटसाइड, इतना ज़्यादा उससे ब्लड नहीं वो होता है, ठीक है। तो वेस्कुलर कैटास्ट्रॉफीज और 3 टाइप्स, एक होते हैं थ्रोम्बोसिस, एक होता है एम्बोलिज्म और ये हेमोरेज, ठीक है। ये हमने अभी पढ़ लिया दैट ऑल ऑफ देम रिजल्ट इन द लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल इनवर्ड अनलेस इट इज कंपनसेटेड बाय कोलेटरल सर्कुलेशन। इन सब में क्या होगा, ब्लड का लॉस होगा, दिस वी विल ऑल्सो स्टडी। नाउ arteriosclerosis. In the old age, the arteries become stiff. This phenomena is called arteriosclerosis. This causes a viable reduction in the blood supply to the tissues and a rise in systolic pressure. देखो जब विद एज आपकी आर्टरीज क्या होती जाएंगी, स्टिफ होती जाएंगी, जिस फिनोमिना को इन्होंने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोला है। इससे आपका जो ब्लड सप्लाई है टिश्यूज़ में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। क्यों भाई, आर्टरी स्टिफ हो जाएंगी तो मतलब अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी।
तो और उससे क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। तभी एज के साथ साथ हम बोलते हैं बीपी की परेशानी आ जाती है, दैट इज़ द रीज़न। तो सिस्टोलिक प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्लड को वो चाहेगा कि मैं टिश्यूज़ तक जाऊँ, बट आर्टरीज जाने नहीं दे रही, तो प्रेशर ज़्यादा हाई होगा। ओके, नाउ arteritis and phlebitis. Inflammation of the artery is known as arteritis. देखो आइटिस का हमने पहले ही पढ़ रखा था कि मतलब इन्फ्लेमेशन से ही रिलेट करना है, जहाँ पे आइटिस आ जाएगा। तो arteritis is the arteries की inflammation, and the inflammation of vein is phlebitis. So this is clear. Atheroma are patchy changes developed in the tunica intima of the arteries due to the accumulation of cholesterol and other lipid compounds. Now what is atheroma? इसमें पैची चेंजेस जो कि ट्यूनिका इंटिमा में हो जाते हैं आर्टरीज के ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लिपिड कंपाउंड्स। जैसे यहाँ पे हमें दिख चुका है, यहाँ पे ये मान लो हमारी आर्टरी की ट्यूनिका इंटिमा, इस पे आपका कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन लिपिड का कुछ होके यहाँ पर आपका कुछ पैची चेंजेस आपको दिखने को मिल रहे हैं, तो उसको हमने एथरोमा बोला है। आर्टरीज most commonly narrowed are those in heart, brain, small intestine, kidneys and lower limbs. The changes are called thrombi. इन चेंजेस को थ्रोम्बाई बोला जाता है, और ये मोस्टली कहाँ होता है, हार्ट में। सबसे ज़्यादा तो हार्ट में ही होता है, तभी वो ब्लॉकेज हो जाता है। ब्रेन, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनीज, लोअर लिम्स, यहाँ सब जो है थ्रोम्बाई क्रिएट हो जाता है आपका ना। कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, दीज में बी ओपनड अप बाय स्टेंट्स। ब्लॉक कोरोनरी आर्टरी में बी रिप्लेस्ड बाय अ ग्राफ्ट। या तो हम उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, या अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं है तो स्टेंट्स पड़ जाते हैं, हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। दिस इज़ व्हाट अ स्टेंट लुक्स लाइक। तो ये मशीन्स के थ्रू और सर्जरी के थ्रू आपके इसमें आर्टरी में डाल दिया जाता है, जो कि हार्ट की होती है। दिस इज लाइक graft between the ascending aorta and right coronary artery. ओके, तो यही है। Aneurysm is the swelling or dilation of the blood vessels where part of the wall of the artery inflates like a balloon. जहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है और एक आर्टरी की वॉल जो है वो बिल्कुल इन्फ्लेट हो जाती है। द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ एन्यूरिज्म इज वीकर एंड थिनर देन रेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। वीक होगी और थिन होगी ड्यू टू इट्स लाइकलीहुड टू बर्स्ट, इट पजेस सीरियस रिस्क टू हेल्थ। क्योंकि इन्फ्लेट कर रही है भाई, और मतलब इतना ज़्यादा डायलेशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, तो रप्चर के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं इन एन्यूरिज्म, तो हेल्थ रिस्क होते हैं उसमें। So next is the Buerger's disease, thromboangiitis obliterans. This is very painful condition. There is the inflammation of small peripheral arteries of the legs. जो स्मॉल पेरिफेरल आर्टरीज हैं लेग्स की, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाना। द विक्टिम इज़ यंग पर्सन एंड हैवी स्मोकर। जो विक्टिम है वो कौन है, यंग इंसान है और बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है। सो प्लीज़ अवॉइड स्मोकिंग। Now second is the Reynolds phenomenon. In this condition there is a spasmodic attack of pallor of the fingers due to constriction of the small arteries and arterioles in response to cold. ठंडों में आपकी स्मॉल आर्टरीज जो होती हैं और या फिर आर्टेरियोल्स जो होते हैं वो फिंगर्स के कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिससे आपके स्पेस्मोडिक अटैक आता है, यानी कि आपकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा पेन करने लगती हैं। यहाँ पर देखो एन्यूरिज्म इन सर्किल ऑफ विलाइस, ये एन्यूरिज्म दिखाया गया है, इतना इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सो देयर इज़ वेरी मच, इट्स वेरी मच रिस्की। नाउ इज़ द एक्यूट phlebothrombus. Acute phlebothrombosis. The veins of the lower limbs are affected. इसमें यूजुअली यहाँ पे दिखाया है वेन्स वो भी लोअर लिम्स की अफेक्ट होती हैं। ड्यू टू लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ द लेग्स देयर इज थ्रोम्बस इन्फ्लेमेशन, थ्रोम्बस फॉर्मेशन विद माइल्ड इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर जब आप जो है ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो उससे लैक ऑफ मूवमेंट ऑफ लेग्स से यहाँ पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। दिस थ्रोम्बस में गेट dislodged and flow in the blood and may block any other artery. This condition is called embolism. देखो थ्रोम्बस मतलब कि जब आपके ब्लड वेसल में कहीं पे एक क्लॉटिंग
हो जाना, ठीक है। यहाँ पे लेग्स की बात करी जा रही है। जब ये थ्रोम्बस निकल के रोम करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स और जा रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है दूसरी दूसरी आर्टरीज को या कुछ भी, उस चीज़ को आपको एम्बोलिज्म बोलना है, ठीक है। नाउ इज द वेरिकोज वेन्स. व्हाट इज वेरिकोज वेन्स? When the vein wall is subjected to increased pressure over a long time, there is an atrophy of muscle and elastic tissue with the fibrous. तो जब आपकी वेन्स की जो वॉल्स हैं उसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो वहाँ पर एट्रोफी ऑफ मसल यानी कि एकदम ख़राब हो जाना, मसल्स एकदम वेस्ट हो जाना, एंड इलास्टिक टिश्यू with the fibrous replacement. This leads to the stretching of the vein with tortuosity and localized bulging. वहाँ पर बल्जिंग मतलब वही उसका जो भी रिजल्ट आएगा. Venous congestion of the feet is relieved by putting feet on the stool that is higher than the trunk, helping the venous return relief and tiredness. अब जिन लोगों के venous congestion हो जाते हैं इन द फीट में, तो उनको ऊपर बोलते हैं ना, पैर ऊपर रखो, उससे venous return जो है वो आ जाता है और टायर्डनेस को रिलीव कर देता है. वेरिकोज वेन्स में अकर एट द लोअर एंड ऑफ द ईसोफेगस और इन द एनाल कैनाल. At times, parenteral nutrition can be given through the right subclavian vein. Blood vessels can be examined by the retina, in the retina by ophthalmoscope, especially in the cases of diabetes and hypertension. यहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की, जैसे यहाँ पे बताया इन्होंने ऑप्थेल्मोस्कोप से क्या करेंगे, ब्लड वेसल जो रेटिना की हैं उन्हें आइडेंटिफाई, अब उन्हें उनसे आप डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन के रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये आगे पेरेंटरल न्यूट्रिशन थ्रू राइट सबक्लेविकल वेन, यहाँ से ये आ गई. So yes, that was it for the chapter. Thank you so much for watching my video. And please subscribe to my channel, and do let me know in the comments which topic you want next to for my explanation. And this was it. If you have any doubt you can ask in the comment section, and also please बताइए कि कौन सा topic आपको आगे पढ़ना है. And this is my first video, so please try to understand, and I'm not that good enough, but yeah, slowly I'll improve myself. Thank you so much for watching. Thank you guys.